हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी भाग 2। अभी के शॉर्ट्स को फाड़ने के बाद नैना कमरे से बाहर चली आई। नींद तो उसकी उड़ ही चुकी थी, इसलिए अब उसे चाय की तलब होने लगी। टी शर्ट और प्लाजो पहने नैना नीचे आई। चौधरी साहब भी जॉगिंग से वापस आ चुके थे। घर में चौधरी साहब का काफी रुतबा था। अभी तो उनसे बहुत डरता था, लेकिन नैना की उनसे खूब बनती थी। नैना अभी के पापा को डैड कहकर ही बुलाती थी और हमेशा उनके साथ फ्रैंक रहती। वहीं चौधरी साहब भी नैना को अपनी बेटी की तरह मानते थे। अभी को भले वो 2 बातें सुना दे, लेकिन नैना को कभी कुछ नहीं कहते। और यही वजह थी कि नैना और चौधरी साहब का रिश्ता घर में सबसे अच्छा था। डैड, आपकी चाय। नैना ने चौधरी साहब के सामने चाय का कप रखते हुए कहा। अरे नैना, आज तुम जल्दी उठ गई। चौधरी साहब ने चाय का कप उठाते हुए कहा। हाँ डैड, आप चाय पीजिए ना। आपको आते देखा तो सोचा आपके लिए भी चाय बना लूं। नैना ने वहीं पास पड़े काउच पर बैठते हुए कहा। ये सही किया, वैसे भी जब तुम इस घर में आई हो मुझे भी चाय की लत लग गई है। चौधरी साहब ने कहा। लेकिन ये लत बहुत खराब है, पीछे से सौंदर्या ने आते हुए कहा, जो कि किसी इंपॉर्टेंट केस के चलते अभी अभी हॉस्पिटल से आ रही थी। उनके एक हाथ में पर्स था तो दूसरे में सफेद रंग का एप्रन। गुड मॉर्निंग आंटी, आई मीन मॉम, नैना ने कहा। शादी के 3 महीने बाद भी नैना के मुंह से सौंदर्या के लिए कभी कभी आंटी शब्द निकल जाता था। गुड मॉर्निंग नैना, आज तुम बड़ी जल्दी उठ गई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सौंदर्या जी ने कुर्सी पर अपने एप्रन और पर्स को रखते हुए कहा और फिर सोफे पर आ बैठी। जैसा आपका बेटा है उस हिसाब से मेरी तबीयत का, मेरा मूड, मेरी जिंदगी सब झंड हो चुके हैं। नैना बड़बड़ाई। अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? सौंदर्या ने कहा। कुछ नहीं, आप चाय लेंगी? नैना ने पूछा। नहीं थैंक यू, मुझे कॉफी चाहिए। मैं भोला से कह देती हूँ, वो बना देगा, सौंदर्या ने कहा और फिर घर के नौकर भोला को आवाज देकर बुलाया। भोला आया तो सौंदर्या जी ने उसे 1 कप कॉफी लाने को कहा और फिर नैना की तरफ देखकर कहने लगी। अच्छा नैना सुनो। हाँ, नैना ने चाय पीते हुए कहा। अभी कह रहा था तुम जॉब करना चाहती हो? सौंदर्या जी ने पूछा। जॉब नहीं ममा, बस लाइफ में थोड़ा सा चेंज चाहिए, तो सोचा पार्ट टाइम कुछ काम कर लेती हूँ, इससे मन भी लगा रहेगा। नैना ने अपनी चाय खत्म कर कप टेबल पर रखते हुए कहा। पार्ट टाइम क्यों बेटा, तुम चाहो तो फुल टाइम अभी के साथ ऑफिस में काम कर सकती हो। इस बार चौधरी साहब ने कहा। उससे बचने के लिए ही तो मैं जॉब करना चाहती हूँ। नैना फिर बड़बड़ाई। तुम फिर कुछ बड़बड़ा रही हो, तुम ठीक हो ना? सौंदर्या जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो नैना ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूं। अगर आप लोग नहीं चाहते तो मैं जॉब का आइडिया स्किप कर देती हूँ। नहीं नैना, तुम्हारी जॉब करने से इस घर में किसी को कोई ऐतराज नहीं है। बस चौधरी खानदान की बहू किसी दूसरे के यहाँ काम करे, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, चौधरी साहब ने कहा और अपनी चाय खत्म करके वहां से चले गए। नैना के पास कोई जवाब नहीं था। ऐसा नहीं था कि नैना पर किसी तरह की पाबंदियां थी, लेकिन अब वो किसी के घर की बहू थी और उसे अब बहुत सोच समझकर फैसले लेने पड़ते थे। नैना को सोच में डूबा देखकर सौंदर्या ने कहा। नैना, तुम एक काम क्यों नहीं करती? मेरे सोशल ग्रुप में मेंबर क्यों नहीं बन जाती? आई एम श्योर तुम्हें बहुत मजा आएगा। तुम एक काम करो, आज शाम तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। लेकिन नैना ने कहना चाहा, लेकिन सौंदर्या जी ने उसकी बात काटते हुए कहा। अरे तुम एक बार चलो तो सही, तुम्हें अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लेना, वरना कोई बात नहीं, आज शाम में चलते हैं, ओके? कहकर सौंदर्या जी उठी और अपना एप्रन और पर्स लेकर वहां से चली गई। मॉम, मुझे आपकी किटी पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नैना ने सौंदर्या जी के पीछे आते हुए कहा। नैना बेटा, वो किटी पार्टी नहीं है, वो चंडीगढ़ का एक बहुत अच्छा क्लब है, उसमें काफी अच्छी एक्टिविटीज होती हैं। तुम एक बार चलो तो सही, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, सच में, कहकर सौंदर्या जी वहां से चली गई।
नैना के चेहरे से बची कुछ स्माइल भी गायब हो गई। वह सीढ़ी की रेलिंग से झूलते हुए बड़बड़ाने लगी, ये माँ बेटा मिलकर मेरी जिंदगी के एल लगाने पर क्यों तुले हुए हैं। अभी के डैड चाहते हैं मैं अभी के साथ काम करूं, मतलब घर में के साथ साथ मैं उसे ऑफिस में भी झेलूं, कभी नहीं। और अभी की मॉम चाहती है मैं उनकी किटी पार्टी ज्वाइन करूं। सीरियसली ब्रो, क्या सच में मेरी जिंदगी इतनी झंड हो गई है क्या मुझे आंटियों के बीच जाना होगा। ये अकेले में किससे बातें कर रही हो तुम? अभी ने सीढ़ियों से उतरते हुए कहा। अभी को वहां देखकर नैना ने रेलिंग छोड़ दी और धड़ाम से नीचे गिर गई। अभी ने देखा तो तुरंत उसे संभाला और उसकी परवाह जताते हुए कहा, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? तुम्हें लगी तो नहीं? दिखाओ मुझे। सच में नैना, तुम अपने मामले में बहुत लापरवाह हो। अभी लग जाती तुम्हें। सबका ख्याल रख सकती हो लेकिन खुद का नहीं। पता नहीं ये बचपना कब जाएगा तुम्हारा। और ये रेलिंग से लटक कर तुम किससे बातें कर रही थी? वैसे यहाँ तो कोई भी नहीं है। पागल लड़की, खुद में ही बड़बड़ा रही होगी। हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, इतनी चुप क्यों हो? तुम्हें ज्यादा लगी क्या? नैना खामोशी से अभी की तरफ देखते हुए उसकी बातें सुने जा रही थी और फिर एकदम से कहा, तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मैं तुमसे क्यों नाराज होने लगा? अभी ने नैना की टी शर्ट को सही करते हुए कहा, वो कल रात हमारे बीच जो हुआ और जो सुबह मैंने किया उसके लिए। नैना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मिचमिचाते हुए कहा, नैना, रात कही बात कही, रही सुबह वाली बात तो आई रियलाइज कि मैंने थोड़ा ज्यादा ही ओवर एक्ट किया। अभी ने बड़े प्यार से नैना के बालों को सही करते हुए कहा, है ना, वो तो मुझे मालूम ही था पड़ोसी। वैसे बाय द वे, तुमने अपनी मॉम को मेरी जॉब करने के बारे में क्यों बताया? नैना ने पहले मुस्कुरा कर कहा और फिर एकदम से सीरियस हो गई। नैना, तुम जानती हो ना मैं उनसे कुछ नहीं छुपाता। मैंने बस उनसे नॉर्मल बात की। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने मना किया क्या? अभी ने पूछा। नहीं, वो आज शाम मुझे अपने साथ किसी किटी पार्टी में लेकर जाना चाहती है। नैना ने उदासी भरे स्वर में कहा। वाह, मॉम मुझे कभी वहां लेकर नहीं गई लेकिन तुम्हें लेकर जा रही है, इसका मतलब समझती हो? अभी ने सरप्राइज होते हुए कहा। इसका मतलब है कि मेरे दिमाग का दही होने वाला है, नैना ने उठते हुए कहा और वहां से चली गई। हे भगवान, इस लड़की को थोड़ा सा, बस थोड़ा सा नॉर्मल बना दो ताकि मैं संभाल सकूं। कहते हुए अभी उठा और वहां से चला गया। JM प्राइवेट कंपनी, बीकानेर। मॉन्टी अपना बैग संभाले ऑफिस में आया और अपने कैबिन में आकर बैग टेबल पर रखा। वह जल्दी जल्दी में आया था इसलिए हाफ रहा था। उस पर राजस्थान की गर्मी ने उसका बुरा हाल कर दिया था। उसने टेबल पर रखी पानी की बोतल लेकर ढक्कन खोला और जैसे ही पीने लगा, ऑफिस बॉय ने आकर कहा, सर, आपको बॉस ने बुलाया है। बेचारा मॉन्टी, उसने जल्दी से 2 घूंट गले के नीचे उतारे और बोतल बंद करके प्रेजेंटेशन फाइल निकाली जो कि कंप्लीट नहीं थी। मॉन्टी फाइल लेकर बॉस के कैबिन में आया तो देखा वहां क्लाइंट पहले से बैठे हैं। मॉन्टी ने उन्हें गुड मॉर्निंग कहा और अपने बॉस के बगल में खड़ा हो गया। बॉस ने घूरकर मॉन्टी को देखा तो मॉन्टी ने आंखों ही आंखों में उनसे माफी मांगी। जेंटलमैन, ये रही प्रोजेक्ट फाइल, आप इसे देख सकते हैं। बॉस ने मॉन्टी की लाई फाइल को अपने सामने बैठे क्लाइंट्स के सामने खिसकाते हुए कहा, ये फाइल तो अधूरी है। अगर इन्होंने देखा तो ये तुरंत डील कैंसिल कर देंगे। मैं क्या करूं, कुछ सोच मॉन्टी, कुछ सोच। मन ही मन खुद से कहते हुए मॉन्टी की नजर एकदम से फाइल से कुछ दूर रखे पानी की ग्लास पर चली गई। मॉन्टी ने सबसे नजर बचाकर उस ग्लास को गिरा दिया और पूरा का पूरा पानी फाइल पर जा गिरा। मानव, ये क्या किया तुमने सारा पानी फाइल पर गिरा दिया, सारी मेहनत बेकार कर दी। अब मैंने प्रेजेंटेशन कैसे बताऊंगा? मॉन्टी के बॉस ने गुस्सा होते हुए कहा, सर चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं कर दूंगा। कहते हुए मॉन्टी ने रूम में रखे सफेद बोर्ड को अपनी तरफ किया और स्केच पेन उठाकर कहा, मैं इन्हें प्रेजेंटेशन का लाइव डेमो दे दूंगा। आर यू किडिंग विथ मी? इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन तुम लाइव कैसे समझाओगे? तुम्हें शायद अपनी टाइम की वैल्यू ना हो लेकिन मुझे है। तुम्हारा ये आइडिया बेकार है।
क्लाइंट ने कहा, मुझे सिर्फ आप लोगों से 10 मिनट चाहिए। अगर 10 मिनट में मैं ये नहीं समझा पाया तो आप ये डील कैंसिल कर देना। मॉन्टी ने कॉन्फिडेंस से कहा, ये मेरी कंपनी बंद करवा के मानेगा। बॉस बड़बड़ाए और घूरकर मॉन्टी को देखा। दोनों क्लाइंट्स ने आपस में बात की और फिर मॉन्टी को एक मौका दिया। चूंकि प्रेजेंटेशन बनाने का काम मॉन्टी को मिला था और सारा आइडिया उसके दिमाग में था, उसने शॉर्ट में सब समझाना शुरू किया। शुरू के 2-4 मिनट में क्लाइंट्स को लगा कि मॉन्टी नहीं कर पाएगा। वे बार बार घड़ी देख रहे थे, लेकिन मॉन्टी ने 9 मिनट में ही उन्हें सब समझा दिया। क्लाइंट मॉन्टी से काफी इम्प्रेस थे और बॉस ने भी राहत की सांस ली कि आखिरी पल में मॉन्टी ने सब संभाल लिया। क्लाइंट्स ने उस डील को फाइनल किया और बॉस से हाथ मिलाकर चले गए। उनके जाने के बाद मॉन्टी ने गहरी सांस ली और टेबल पर रखा दूसरा पानी का ग्लास उठा लिया और एक सांस में पी गया। लास्ट मोमेंट पर तुमने लाश रख ली, गुड जॉब, बॉस ने मॉन्टी से खुश होकर कहा। थैंक यू बॉस, क्या अब मैं जा सकता हूं? मॉन्टी ने पूछा। यस, प्लीज गो, बॉस ने कहा तो मॉन्टी वहां से निकलकर अपनी चेयर पर आ बैठा। उसने टाई ढीली की और सर्व करके सुस्ताने लगा। हे मानव, आज तुम फिर लेट आए, लगता है भाभी ने आने नहीं दिया। मॉन्टी के बगल वाले डेस्क पर बैठे उसके कलीग ने उसे छेड़ते हुए कहा। वो क्यों नहीं आने देगी मुझे? मॉन्टी ने एकदम से गर्दन उसकी तरफ घुमाकर कहा। अरे नई नई शादी हुई है तुम्हारी, सुबह सुबह थोड़ा रोमांस ज्यादा हो जाता होगा, ऐसे में भाभी को छोड़कर आने का मन नहीं करता होगा। कलीग ने दबी आवाज में मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें दूसरों की लव लाइफ में बड़ा इंटरेस्ट है, चुपचाप अपना काम करो, मॉन्टी ने उखड़े स्वर में कहा और कुर्सी आगे खिसका ली। लेकिन कलीग का कहा रोमांस उसके दिमाग में घूमने लगा और मॉन्टी को याद आया कि रोमांस बस शादी के 1 महीने तक ही था। उसके बाद से उसकी लाइफ बस शॉपिंग, खाना, घर, इसके इर्द गिर्द घूम रही थी। मॉन्टी की शक्ल उतर गई और वह बेमन से काम करने लगा। लंच टाइम में सभी अपना अपना टिफिन लेकर कैंटीन की ओर जाने लगे तो गौतम यानी कि मॉन्टी की दोस्त ने कहा, हे मॉन्टी, लंच टाइम हो गया है, तू जाना यार, आज मैं लंच लेकर नहीं आया। मॉन्टी ने अपना काम करते हुए कहा। अरे तो कोई बात नहीं, मेरे वाले से खा लेना, वैसे भी मैं इतना ज्यादा नहीं खा पाऊंगा, चल चल काम बाद में कर लेना, गौतम ने कहा तो मॉन्टी ने अपना लैपटॉप बंद किया और उसके साथ कैंटीन चला आया। कैंटीन में ऑफिस के दूसरे लोग भी थे। मॉन्टी गौतम के साथ आ बैठा। उसने अपने लिए सैंडविच ऑर्डर कर दिया। गौतम ने टिफिन खोला और एक एक करके खाना के सामने रखने लगा, जिसमें दाल, चावल, सब्जी, चपाती और एक रस्से वाली सब्जी के साथ कुछ सलाद था। खाने की खुशबू मॉन्टी की नाक से टकराई। उसे याद आया कि ऐसा खाना खाए हुए उसे कितने दिन हो गए हैं। महीने में 15 दिन तो वो रुचिका के साथ बाहर खाना खाता था, बाकी घर में भी सब नॉर्मल ही बनता था, क्योंकि रुचिका को खाना बनाना नहीं आता था। ऐसे में कभी नूडल्स तो कभी ओट्स से ही दोनों काम चलाते थे। मॉन्टी को खाने की तरफ देखते पाकर गौतम ने कहा, क्या हुआ, शुरू कर। कहते हुए मॉन्टी ने एक निवाला तोड़ा और खाया तो महसूस हुआ कि खाना वाकई में बहुत टेस्टी था। उसने गौतम की तरफ देखकर कहा, खाना बहुत टेस्टी है, थैंक यू, मेरी वाइफ ने बनाया है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। गौतम ने खुश होकर कहा, तेरी लव मैरिज थी ना? मॉन्टी ने खाते हुए पूछा। अरे नहीं, अरेंज, लेकिन अरेंज मैरिज भी मुझे इतनी अच्छी लड़की मिलेगी मैंने सोचा नहीं था। आई एम सो लकी, गौतम ने कहा। मॉन्टी ने सुना तो फीका सा मुस्कुरा दिया और गौतम से बात करते हुए खाना खाने लगा। आशीर्वाद अपार्टमेंट, दिल्ली। मंदिर में मिसेस आहूजा की बात सुनकर शीतल सीधे अपने फ्लैट में चली आई। शीतल को मिसेस आहूजा और मिसेस गुप्ता शुरू से ही पसंद नहीं थी, क्योंकि वे दोनों पूरे अपार्टमेंट में बस गॉसिप करती रहती थी। सार्थक नाश्ता करके अपने ऑफिस चला गया। मिस्टर शर्मा भी अपने ऑफिस चले गए। शीतल ने हॉल में रखे बर्तन उठाए और उन्हें लेकर किचन में चली आई। उसने बर्तन सिंक में रखे और धोने लगी। बर्तन धोते हुए शीतल की आंखों के सामने सुबह वाले पल आ गए, जब सार्थक अपना लव बाइट दिखाकर उसे परेशान कर रहा था। सहसा ही शीतल के होठों पर मुस्कान तैर गई, उसके हाथ रुक गए और चेहरा खिल उठा।
शीतल को ध्यान ही नहीं रहा, सार्थक की मम्मी पिछले कुछ वक्त से उसे देख रही थी। शीतल की नजर जब उन पर पड़ी तो उसने बर्तन धोने में अपना ध्यान लगाते हुए कहा, आपका भाई? जब तुम कहीं खोई हुई थी और मुस्कुरा रही थी, सार्थक के बारे में सोच रही थी। सार्थक की मम्मी ने शीतल के पास आकर कहा तो शीतल मुस्कुरा उठी और कहा, हाँ माँ, आप सबने इतना प्यार दिया है कि मुस्कुराहट मेरे चेहरे से हटने का नाम नहीं लेती। मैं बहुत लकी हूं जो मुझे सार्थक जैसा पति और आप जैसी माँ मिली। तो फिर बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना चाहिए, मिसेस शर्मा ने कहा। माँ, आप बेझिझक कह सकती हैं, आपको मुझसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, सब आपका है, शीतल ने हाथ पोंछते हुए कहा। तो फिर जल्दी से एक पोता मेरी गोद में दे दो। इस घर में नन्हा मेहमान आएगा तो तुम्हारी और सार्थक की जिंदगी में खुशियां दुगनी हो जाएगी, मिसेस शर्मा ने कहा। इतनी जल्दी? अभी शादी को वक्त ही कितना हुआ है माँ, और फिर सार्थक भी अपनी जॉब शिफ्ट करना चाह रहे हैं। बच्चे के आने से खर्चा और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ जाएगी, शीतल ने झिझकते हुए कहा। हाँ बेटा, लेकिन एक छोटे से बच्चे का कितना खर्चा बढ़ेगा? शर्मा जी की इनकम इतनी है कि हम सब अच्छे से रह ही रहे हैं। और रही बात जिम्मेदारियों की, तो तुम्हें तो बस बच्चा पैदा करना है, उसके बाद उसका पालन पोषण मैं कर लूंगी। घर तो तुमने इतने अच्छे से संभाल ही लिया है, उसे मैं संभाल लूंगी। मिसेस शर्मा ने तो जिद ही पकड़ ली। लेकिन माँ, शीतल ने कहना चाहा तो मिसेस शर्मा उसके पास आई और उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, देखो बेटा, शादी के बाद जितने जल्दी बच्चा हो उतना ही सही है, वरना बाद में ये समाज में तरह तरह की बातें बनने लगती है। शीतल बस इतना ही कह पाई, लेकिन उसका मन अंदर ही अंदर उसे परेशान कर रहा था। वह सोचने पर मजबूर हो गई कि अब उसे समाज के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 2। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनना ना भूले लव यू जिंदगी सीजन 2 मेरे साथ। बाय बाय।